नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल मैथ्स लर्नर में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था किसी वीडियो में कि मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर लेके आने वाला हूँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी का। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो कितना, उनके अंदर कितना दम है और क्या आपको सही में डरने की ज़रूरत है पेपर से। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखेंगे 1 बाय 1 करके बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, और हिंदी में मैं मेंशन करूँगा कि क्या मतलब है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई एक नंबर है कोई भी, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, उस नंबर का और उसके क्यूब का। क्यूब क्या होता है, जैसे सपोज कोई नंबर ए है और उसका क्यूब जो है मिला के उनका सम दे रखा है 10 है, तो बताओ वो नंबर क्या है। यानी कि इस ए की वैल्यू आपसे पूछी है, अरे भाई तो एक सिंपल सी बात बताओ मेरे को, क्या है आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं? यहाँ कोई गणित की जरूरत पड़ेगी आपको? मैं आपको बताता हूँ, यहाँ मैं आपको 80% क्वेश्चन ना बिल्कुल दूधिया वाले गणित से कराऊंगा, मतलब वो जो उंगलियों पे हिसाब करते हैं ना उस तरीके से। अब देखो यहाँ पे सपोज ये ऑप्शन है, 1 ऑप्शन है, तो इसका 1 और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2, क्या 2 सम आ रहा है? नहीं, सम आना चाहिए 10, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, गलत। दूसरा देखो 2 और 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, तो 2 + 2 का क्यूब 8, तो 10 आ रहा है, हाँ आ रहा है, यही आंसर है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है फिर। देखो अब इस वाले सवाल में देखो, इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये 13, 23 और ऐसे करके नंबर है 93 तक, आपको उसका सम बताना है क्या होगा। अब ध्यान से समझो, इस 13, 23 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप सोचो ये कुछ ऐसे लिखा है 10, 20 और ऐसे करके 90 तक, मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसे करके लिखा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये आप मुझे मानी कैलकुलेट नहीं कर सकते? बहुत सिंपल सी चीज़ है, नहीं कर सकते आप? देखो ऐसे कर लो, मान लो जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो इस तरीके से, हालांकि ये क्वेश्चन फॉर्मूले से होगा, ये क्वेश्चन फॉर्मूले वाला है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये सिंपल वाली टर्म में आप कैसे किस तरीके से कर सकते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ सीधा से, ये 10, 20 का सम कितना होगा? 30 हो गया। मैं यहाँ पे अगर लिख भी दूँ, मान लिया किसी को बिल्कुल मैथ्स नहीं आता, उसके लिए बता रहा हूँ मैं, 50, 60, 70, 80 और 90 ये है। ठीक है, 10, 20 का सम ये हो गया, 30, 40 का सम 70 हो गया, 50, 60 का सम 110 हो गया, पता है ना, ये तो जोड़ कर रहा हूँ मैं। 80 और 70 का सम 150 हो गया, और ये 90 हो गया। अब इनका फिर जोड़ते चले जाओ, ये हो गया 240, ठीक है, ये हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 30, ये हो गया कितना, ये बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 और 30 कितना होता है? 210, और ये हो गया 240, कितना हो गया? 0, 4, 1, 5, 450 मारा सभी को, तो 450 तो ये हो गया आपका इन सब का सम। अभी आप सब में देख रहे हो 10, 20 करके ऐसे 90 तक आपने कर दिया, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या क्या है? एक्स्ट्रा में 3 है, कितनों में? 3 है, ऐसा करके कितने नंबर में 3 है, ऐसा करके 90 तक 3 है, समझ रहे हो? 10, 20, 30 ऐसे करके कितने नंबर बैठेंगे? 9 नंबर बैठेंगे, तो 3 × 9 ये हो गया, तो ये 27 हो गया। 27 को इसमें ऐड कर दो। ठीक है भाई, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अभी देखो इसको मैं बताता हूँ, सिंप्लीफिकेशन जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तब और आपको पूरा डिटेल में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी समझ लो। अभी 2 + 1/2 को पहले सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5/2। कैसे आएगा? 2 दूनी 4 और 1 5/2, ये 2 हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये जो नीचे वाला है इसे पूरे को मिला के क्या आ जाएगा? 2 ही कम, ये देखो 5 यहाँ है, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा 1 + कितना 6/5। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके 5 × 5 = 11, 11/5 आ गया। अब 11/5 जो है ना वो इस ऊपर वाले के साथ है, इसके साथ है, ध्यान से देखना, ये 11/5 यहाँ है मिला के। तो जब इसमें 5 × 5 करोगे, देख रहे हो ना, ये ऐसे है 1 + 2/11/5 ऐसे है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 10/11। अब सोल्व कर लो, 11 × 11 और 10 21/11, यही आपका आंसर होगा। तो घबराना मत, इस तरह के क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से कि कैसे करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो। अभी देखो, अब यार इससे ज़्यादा आसान सवाल और क्या पूछेंगे आपसे। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो मैं आपको बताता हूँ, आपको HCF और LCM लघुत्तम समापवर्तक और ये जो महत्तम समापवर्तक है निकालने आने चाहिए। ठीक है, यूपी पुलिस के पेपर में भी सीधे सीधे सवाल आए थे, यहाँ भी सीधा पूछ रखा है। तो देखो इसका तरीका बताता हूँ कैसे है। देखो 14 है, ये सभी का कॉमन फैक्टर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे 14 है, तो यहाँ इसका 14 हो जाएगा, इसका 14 × 3 हो जाएगा 14 × 3 इंग्लिश में, और ये हो जाएगा 14 × 6, 14 × 6 = 84। तो आप समझ रहे हो, देखो यहाँ पे
14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इन तीनों में है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सी। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस वाले में दे रखा है आपको, ये कुछ ऐसे सॉल्व करने के दे रखा है कि भाई ये 1.27 का स्क्वायर माइनस में से 1.05 का स्क्वायर माइनस करना है डिवाइडेड बाय 0.22। तो आपको एक बात समझाता हूँ मैं, अब इसे ऐसे कोई स्क्वायर करने और घटाने वटाने थोड़ी जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा होगा। तो मैंने आपको अलजेब्रा कराया हुआ है, बहुत 4 से 5 वीडियो पढ़ी और मैं तो बहुत ही टिपिकल लेवल का कराया है। और आप देखो यहाँ पे इतना सिंपल क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको ना कुछ सिंपल बेसिक फॉर्मूले बताता हूँ जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है ना, आप ये होता है हमेशा ए प्लस बी। कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए ये आप पता करोगे। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, और ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये 5, 6, 7 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको रटे होने चाहिए। इन पे डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। जब मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास लेके आऊंगा तब आपको कराऊंगा। अभी यहाँ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी देखो ये मैं ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, तो ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ए प्लस बी 1.27 में 1.05 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 2.27 और 5 32, कितना हो जाएगा 2.32। जोड़ दिया ना मैंने, 2.32 हो गया। और जब मैं माइनस करूंगा तो 1.27 में से 1.5 माइनस होगा 0.5, तो 1 से 1 कट गया, 27 में 5 जाके कितना बचेगा, पॉइंट के 22 बचेगा। पॉइंट के बाद मैंने कुछ नहीं करा, ए प्लस बी ए माइनस बी किया है जो फॉर्मूला होता है। ऊपर देखो बीच में मल्टीप्लाई है और ये 0.22 नीचे लिखा है, इससे पूरा कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या होगा 2.32। बताओ क्या था इसमें, एक लाइन लिखी है 2.32 इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखो ये रहा ऑप्शन सी 2.32। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अभी देखो परसेंटेज कितना, आपको 1-2 क्लास जो हुई है उसी में से क्वेश्चन आ गया। कितना आसान सवाल है, कुछ नहीं करना, बेसिक परसेंट का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना इसमें। रेशो वेशो पूछ, देखो 80% क्या होता है, देखो 80% का मतलब समझाया था ना उस दिन, परसेंट मतलब पर और सेंट मतलब 100। 80%, और इसको फर्दर सोल्व करो तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 लिख सकता हूँ, 4/5। अभी जब हिंदी वाले पढ़ेंगे ना उसमें लिखेगा 4/5, पी का 4/5। ऑफ का मतलब का होता है और का मतलब गुना होता है। तो 4/5 किसका, पी का बराबर है दे रखा किसके, 2/5। ऑफ मतलब का, क्यू का। तो पी और क्यू पूछा है, पी क्यू का रेशो, तो पी इधर है, क्यू है। आपको पता है इस रेशो का मतलब क्या होता है, जिनको बिल्कुल नहीं आता वो पी अपॉन क्यू होता है। तो पी में क्यू मतलब क्यू के बटे में पी अपॉन क्यू, पी बटा क्यू होता है। तो पी इधर रख लो, क्यू को इधर बुला लो। तो 2/5 यहाँ ऑलरेडी था। अब देखो ये जो यहाँ गुणा में है उधर जाके ये भाग में हो जाएगा, तो ये 5 यहाँ गुणा में है, ऊपर वहां मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ भाग में है वहां गुणा में, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाता है ना, 4/5 का उधर जाके उल्टा हो जाएगा। तो ये जगह 2 दूनी 4 और ये 5 से 5 कट गया, तो खाली क्या बचा 1/2। यही तो आपका आंसर है, 1/2 मतलब 1:2 आंसर। क्या था इसमें, एक लाइन लिखनी थी। अगला देखो, देखो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है राहुल और मोहित है, उनकी इनकम का रेशो दे रखा है। तो इनकम का रेशो दे रखा है कितना, 17 और 12 देखना। और एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, ये कमाई है ये खर्चा है। खर्चा कितना दे रखा है, 5 और 3। और देखो सवाल में क्या बोल रखा है, पहले मैं सवाल समझाता हूँ। इसने बोला कि 2 लोग हैं राहुल और मोहित, दोनों की जो इनकम है वो है 17 और 17% 12। मतलब राहुल अगर 17 कमाता है तो मोहित जो है वो 12 कमाता है। इसी तरीके से जो खर्चा करते हैं, एक 5 खर्चा करता है तो दूसरा 3। लेकिन जब उनकी सेविंग कैलकुलेट करते हैं, सेविंग मतलब बचत, तो वो 9,000 रुपये आती है, दोनों की बराबर आती है। तो आप एक बात समझना, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला बताना चाहिए। जो इनकम होती है ना यार, ये तो बेसिक सी चीज़ है, किसी को भी पता होगा। इनकम जो होती है ना वो खर्चा और सेविंग दोनों मिला के होती है। सपोज कल को आप नौकरी करोगे तो आप अपनी सैलरी के 2 काम करोगे। एक तो खर्चा करोगे, हर महीना आपका कुछ फिक्स खर्चा होगा भाई, खाने पीने में, घूमने में, जो भी है सैर सपाटा जो भी करते हो। और एक होगा आपका सेविंग, जो आप फ्यूचर के लिए एक्सपेंड बचा के रखोगे। तो आपकी इनकम दोनों से मिलके ही बनेगी ना। तो आप समझो आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है। अगर ये निकालना है तो क्या करोगे, इनकम में से इसे एक्सपेंडिचर को घटा दोगे, यही तो करते हैं। अब यही मैं यहाँ सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज। 17 में से 5 घटाओगे तो यहाँ 12 आएगा। देखो देखना, यहाँ 12 में से 3 घटाओगे तो 9 आएगा। लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रखा है ये बराबर आना चाहिए। 9,000 साल का जो है वो ईच ऑफ देम, मतलब दोनों सब बराबर कमा रहे हैं। तो इसको बराबर करने के लिए एक लॉजिक होता है। तो ये 12/9 तो हो नहीं सकता, तो इसको हटा देते हैं। 12/9 नहीं हो सकता। देखो इसका लॉजिक क्या होता है बताता हूँ। जो इनका जो अंतर है, जो इनका अंतर है, उस इनके अंतर को मल्टीप्लाई करने के लिए इनके बीच का अंतर आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं आपकी रेशो की क्लास लूंगा ना, प्रॉपर रेशो पढ़ाऊंगा आपको, तो मैं आपको वहां पे 20-25 क्वेश्चन में ही ये सब बेसिक सवाल सारे करा दूंगा, ताकि ये नहीं इससे हटके भी सवाल है तो आप कर पाओ। अभी समझो, देखो 5 और 3 का अंतर 2 है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 17 और 12 का अंतर 5 है तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब एक नई रेशो बन के आ जाएगी इनकम की, वो आ जाएगी 17 दूनी 34 और 12 दूनी 24। ये तो आ गई नई वाली रेशो इनकम की। और इसकी आ जाएगी एक्सपेंडिचर की, मतलब जो हम खर्चा है 25
और 15 आ जाएगी। अब इनका घटा के देखो, देखो 34 में से 25 जाके 9 बचता है, 25 9 34, हाँ 24 में से 15 जाके 9 बचता है। देखो आ गया ना बराबर। ये बराबर करने का मैंने तरीका सिखाया आपको, कैसे बताया, इसका अंतर को ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों के अंतर को नीचे वाले मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 9 और 9 आ गया। अब इस 9 की वैल्यू दे रखी है किसके बराबर, 9 की वैल्यू दे रखी है 9000 के बराबर, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 1000 के बराबर। अब देखो जब भी आप ये सब निकाल लो ना, तो पुरानी वाली रेशो से आपका कोई मतलब नहीं रह जाता, पुरानी वाली से कोई मतलब नहीं रहता, हमेशा नई वाली पे डील करते हैं। तो आपसे पूछा है बताओ एनुअल इनकम किसकी, मोहित की बतानी है। आपको पता है ऊपर वाला किसकी थी, ये पहले वाली जो इनकम लिखी थी आपने किसकी थी, राहुल की थी, और ये वाली मोहित की थी। तो मोहित की पूछी है इनकम, तो मोहित की 24 है, 24 यूनिट है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1000, तो 24 के साथ 3 जीरो चिपका दो, यही आंसर हो जाएगा 24000 आंसर। अगर सपोज पूछ लेता राहुल की, तो 34 के साथ 3 जीरो चिपकाए थे, 34000 आंसर आ जाता। तो देखो कुछ नहीं था, अगर आपको सिर्फ बेसिक चीज पता है, जो कि मैं जब रेशो कराऊंगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग के यही क्वेश्चन आते हैं जिनमें डिफरेंस और ये सब चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ देखो, जब ये एवरेज टॉपिक्स है, तो मैंने जो 10 टॉपिक लिखे हैं ना उसमें एवरेज है करके आपने देखना, वहां से आपके 10 टॉपिक जब हो जाएंगे ना, आप एक एक क्वेश्चन कर पाओगे। और देखना इसमें सवाल में क्या था, कितना बिल्कुल एकदम बहुत ही सिंपल एक दुकानदार की कैलकुलेशन वाला सवाल है। देखो समझना, 12 लोग हैं, तो हर एक बंदे के पास जो है ना वो 49 रुपए है, हर एक बंदे के पास। ऑन एन एवरेज का मतलब होता है हर बंदे के पास इतना पैसा है बटा हुआ। लेकिन क्या होता है, उन 12 में एक बंदा और जुड़ जाता है जिसके पास अभी 55.5 रुपए हैं, तो उसके जुड़ने से बताइए नए एवरेज का क्या होगा। तो समझना, देखो ध्यान से, देखो 12 लोग ही हैं, ये 12 लोग हैं, तो इन 12 लोग के पास, हर एक बंदे के पास, मैं ऐसे लिख देता हूं, इन 12 के पास कितना है, 49 रुपए हैं। समझना यहाँ से, 49 है। अब ये एक बंदा नया आ गया, इसके पास कितने हैं, 55.5 रुपए हैं। तो समझना ध्यान से, देखो अगर ये जो बंदा है इसके पास भी 49 रुपए होते, अगर इसके पास भी 49 रुपए होते और ये इनमें जाके जुड़ता, तो एवरेज में कोई बदलाव नहीं आता, सभी के पास 49 हो जाते, एवरेज सेम रहता। लेकिन अगर ये 48 रुपए लेके जाता, तो ये क्या करता ना, एवरेज घटा देता। क्यों घटा देता? क्योंकि ये बंदा कम पैसे लेके ग्रुप में घुसा है, लेकिन जो नया ये बंदा आया है, ये घुसा है कितना पैसा ज्यादा लेके, कितना पैसा ज्यादा लेके ग्रुप में घुसा है, ये 6.5 रुपए लेके ज्यादा घुसा है, 6.5 रुपए। तो देखो अब इसका खुद का एवरेज तो 49 इसने मेंटेन कर लिया, यहाँ पे इन सब के साथ बराबर हो गया, 49 हो गया। लेकिन अभी 6.5 रुपए और बच गए, तो ये जो 6.5 रुपए हैं ये कितने लोगों में बटेंगे, 12 तो ऑलरेडी थे, एक ही हो गया, अभी 13 लोगों में बराबर बटेगा ना, तभी तो एवरेज निकलता है। एवरेज का मतलब होता है हर बंदे के पास उतना पैसा है। तो देखो अभी देख लो, 6.5 रुपए 13 लोगों में बांटने हैं, तो मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं? आप सोचो, जब 20 रुपए मेरे को 10 लोगों में बांटने, तो हम क्या करते थे, समझो यहाँ देखो सिंपल लैंग्वेज में, 20 रुपए को अगर मेरे को 10 लोगों में बांटना है, तो मैं क्या करूंगा, 10 दूनी 20, हर बंदे को 2 रुपए दूंगा, यही मैं काम यहाँ कर रहा हूँ। 6.5 रुपए को मैं क्या कर रहा हूँ, 6.5 रुपए को 13 लोगों में बांट रहा हूँ। तो जब 13 लोगों में बांट रहा हूँ, तो क्या हो जा रहा है, एक बंदे पे कितना, 0.5 रुपीज जा रहे हैं, एक बंदे पे 0.5 रुपीज एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो पहले 49 एवरेज था सबका, अब सबका एवरेज क्या हो जाएगा, 49.5। यही आपका आंसर है। कितना क्वेश्चन में आ रहा है, सभी को आ रहा है ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी देखो यार, ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कराऊंगा तो आपको समझ में आएंगी चीजें कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो इसने बोला कि 4000 रुपए को साधारण ब्याज पे दिया, कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए, और ब्याज प्रतिशत कितना मिल रहा है, 8%। तो जब मैं आपको कराऊंगा ना, तो मैं किस तरीके से समझाऊंगा, वही बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं सीधा क्या कराता हूँ, इफेक्टिव रेट निकलवाता हूँ, कि मतलब उसने अपना पैसा किस प्रतिशत ब्याज पे दिया, 8 पे, और कितने सालों के लिए दिया, 6 के लिए, तो उसने कितनी कमाई करी होगी, 48%। अब 48% वही साधारण ब्याज होगा, तो 48% किसका 4000 का, तो 48% 4000 का, ये 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। जब मल्टीप्लाई करोगे 40 और 4 अट्ठे 32, और ये 4 चौक 16 3 19, 1920 रुपए की कमाई हो गई। ये आपका आंसर हो गया। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी देखो उसने क्या बोला, व्योम जो है, कोई बंदा है, उसने 30 डजन पेन खरीदे 48 रुपए प्रति डजन की कीमत से। अब उसने 10 को तो 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, और बचे 20 डजन को उसने 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। प्रॉफिट प्रतिशत पूछा है यार, बहुत बेसिक सा सवाल है, बिल्कुल एकदम सिंपल कैलकुलेशन का, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 डजन की वैल्यू निकालेंगे, फलाना करेंगे। अरे कुछ नहीं करना, समझो, देखो यार, इस स्टेटमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है। इसने बोला सिंपल सी बात है, 30 चीजों को उसने 48 रुपए खरीदा हो, 1000 रुपए खरीदा हो, कोई मतलब नहीं है। सपोज उसने किसी भी रुपीज में खरीदा, अब उसने बोला इन 30 में से 2 भाग कर दिए, एक तो हो गया 10 डजन का भाग, एक हो गया 20 का। अभी जो 10 डजन चीजें है ना, इस पे उसने कितने की कमाई करी, 20% की, और ये जो 20 है इस पे उसने कितनी कमाई करी, 10% की। तो बताओ ओवरऑल कितनी हो गई? तो कुछ नहीं है, 10 × 20 करोगे तो 200%, तो ये हो गया 200%, प्लस 20 × 10 करोगे 200%, ये हो गया। अब ये कितने लोगों में बट रहा है, टोटल कितने लोग हैं, 20 और 10 30 में बट रहा है, तो होगा 400/30, इतना % प्रॉफिट हो जाएगा। तो 40/3 क्या होता है, 13.33 होता है। यही आंसर है।
कुछ नहीं करना था, कोई कैलकुलेशन नहीं, प्रति डजन वैल्यू निकालो, फलाना निकालो, कुछ नहीं करना। जब मैं क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंटेज, आपका परसेंटेज चल रहा है, जब प्रॉफिट लॉस करोगे ना तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इससे भी अच्छे लेवल के आएंगे, तो देख लेना। उसमें बहुत ही सिंपल सवाल आता है, आपको तरीका आना चाहिए बस। अभी देखो नेक्स्ट, इसने बोला कि एक आर्टिकल है उसका 64% है, मतलब देखो समझना, मतलब उसका क्रय मूल्य जो उसकी खरीद है, यानी कि सीपी से मैं डिनोट करता हूँ, वो 64% है किसके, 64% है किसके, एमपी के। एमपी मतलब होता है अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूँ तो जो सीपी और एमपी का रेशो दे रखा है आपको कितना, 64/100 दे रखा है, ठीक है। अब उसने बोला बताओ प्रतिशत, गेन प्रतिशत, यानी कि जी की वैल्यू, जी % पूछा है आपसे, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है आपसे, कितना होगा अगर वो डिस्काउंट जो है वो 12% दे रहा हो। तो डिस्काउंट हमेशा देते हैं अंकित मूल्य पे। अब ये मैं जो कौन सा टॉपिक है उन 10 में से मैंने लिखा है वहां पे, आप देखना डिस्काउंट एक टॉपिक करके है, डिस्काउंट। तो जब आप वो पढ़ोगे तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। देखो कितना आसान है भी। अब ये डिस्काउंट हमेशा देते हैं एमपी पे, तो अभी समझना, यहाँ पे एमपी मैंने 100 लिखा है, सीपी मेरा 64 है, तो सीधा सा डिस्काउंट देता है। जैसे ही मैं इस पर डिस्काउंट दूंगा कितना, 12% का, तो 12% का डिस्काउंट देते ही 100 पे कितना हो जाएगा, 88 रुपये हो जाएगा। तो जो डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू आती है वो हमेशा आता है विक्रय मूल्य। क्या आता है वो, विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस आता है, एसपी 88। अब उसने पूछा बताओ गेन प्रतिशत, तो ये तो 88 है एसपी और सीपी है 64, तो 64 और 88 का अंतर बताओ कितना है। 64 रुपये खरीदी, 88 की बेच दी, तो 88 में खरीदी, 64 में खरीदी, 88 में बेच दी, इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर है 24। तो कोई चीज 24 कितने पे, 64 पे, प्रतिशत निकाल लो इंटू 100, ये इसका गेन प्रतिशत आएगा। तो ये जगह 4 × 24 और ये जगह 16, ये जगह 2 × 3 = 6, ये जगह 2 × 8 = 16, ये जगह 2 × 4 = 8, ये जगह 50, ये जगह 25 और ये जगह 2, तो ये जगह 25 × 75/2, 25 × 75/2 की वैल्यू कितनी होती है, 37.5%। यही आंसर है। आया समझ में सभी को? तो कुछ नहीं था सवाल में, आपको बेसिक आना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से सवाल था ये। अगला देखो, अभी देखो मैं आपको बताया ना कि आपके सिलेबस में वहाँ मेंशन नहीं करेगा कि एडवांस है, लेकिन एडवांस से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन पूछेगा बहुत आसान सवाल। समझना ध्यान से, देखो कुछ नहीं करना था सवाल में। इसने बोला एक ऐसे फील्ड बना हुआ है सर्कुलर एक, और उसी के एक बाहर ऐसा ट्रैक, समझते हो ट्रैक बना देते हैं रनिंग करने के लिए, तो ये ट्रैक है, सपोज ये ट्रैक है। तो जो अंदर वाला सर्कल है इसकी दे रखा है इनर पाथ का 11 है और आउटर पाथ का 14 है, तो ये बड़े वाले का ज़्यादा होगा ना, क्योंकि इसकी रेडियस तो ये है r, और बड़े वाले की अगर मैं इसको R1 से करूं तो ये बड़े वाले की R2 होगी। तो देखो आप एक बात बताओ, रेशो दे रखा है पैरामीटर का, तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, ये होता है। तो अगर P1/P2 बड़े वाले और बड़े छोटे वाले का मैं रेशो निकालूंगा, R1/R2 करूंगा, तो आप देखोगे 2π से 2π तो कैंसिल हो रहा। तो बेसिकली ये जो रेशो पैरामीटर का दे रखा हो या रेडियस का दे रखा हो, बात बराबर है, क्योंकि 2π से 2π कैंसिल हो रहा है, रेशो में चीजें कैंसिल हो जाती हैं, पता है आपको। तो देखो 14 और 11 का अंतर कितना है, 3 है, तो 3 की वैल्यू दे रखी है 15 के बराबर, क्योंकि रेडियस का अंतर दिया हुआ है, पाथ जो है वो रेडियस का अंतर ही तो है। आप देखो अगर इस ट्रैक की यहाँ से लेके यहाँ तक की आप इसका कितना चौड़ाई निकालोगे, तो आप बड़े वाली रेडियस में से छोटे वाली माइनस करोगे तभी तो निकल के आएगा। सभी को पता है यार, बड़े में से छोटे माइनस करोगे। तो 3 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू 5 है। अगर 1 की वैल्यू 5 है, इसने क्या पूछा, रेडियस किसकी पूछी, छोटे वाले की पूछी, तो छोटे वाला क्या 11 है, तो 1 की 5 है, तो छोटे वाले की 11 की कितनी हो जाएगी, 11 × 5, 55 आंसर हो जाएगा। यही आंसर है। अगर बड़े वाले की पूछता तो 14 × 5 70 हो जाता। क्या था सवाल में, एक लाइन लिखनी थी। ये तो समझाने के लिए मेरे को आपको 2πr1 फलाना लिखनी पड़ी, देख के समझ में आनी चाहिए चीजें। अभी ये थोड़ा सवाल ठीक है, ये थोड़ा ठीक था। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ये आपको जो टाइम एंड डिस्टेंस है ना उसी में आता है, एक छोटा सा टॉपिक है। आप उसके मतलब ज़्यादा नहीं मैं बताता हूँ, एक वीडियो में वो 5 से 6 सवाल करोगे ना तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर दोगे। इसमें 5 से 6 सवाल है बस, उससे ज़्यादा नहीं। अभी देखो समझो ध्यान से, देखो इसमें क्या बोला, अगर कोई बोट है, मतलब पानी के अंदर कोई बोट है चल रही है, तो अगर वो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, अपस्ट्रीम का उसका मतलब समझ लो। देखो ये कोई अगर पानी का, ये ऐसे पानी बह रहा है इस वाली डायरेक्शन में, तो अगर बोट इस डायरेक्शन में जाएगी तो वो तो होगा डाउन स्ट्रीम, यानी कि पानी की धारा में बहेगी, तो उसकी स्पीड जो होता है ना वो ऐड हो जाती है, x+y हो जाती है। अगर बोट जो है, पानी तो ऐसे बह रहा है, ऐसे बह रहा है, बोट जो है वो उसके अपोजिट धारा में चल रही है, अपोजिट में चल रही है, तो जो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, तो वो हमेशा स्पीड माइनस हो जाती है, तो ओवरऑल जो स्पीड हो जाती है वो माइनस हो जाती है। इतना समझिए, बेसिक था। अब देखो क्या दिया हुआ है, इसने बोला जो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलता है, अपस्ट्रीम x-y प्लस 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलता है x+y, और उसकी वैल्यू कितनी, 4 घंटे में। मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर टाइम निकालना है t बराबर क्या हो जाएगा, d/s, तो मैं यही तो कर रहा हूँ, ये d हो गया और ये स्पीड होगी। स्पीड मैंने अपस्ट्रीम में क्यों इतनी लिखी, यहाँ मैंने समझा दिया, यहाँ मैंने d 40 किलोमीटर लिखा, डिस्टेंस होता है, और क्यों x+y लिखी है मैंने समझा दिया। ये तो होगी पहली इक्वेशन। अब आ जाओ दूसरी इक्वेशन, उसमें बोला 70 बटे सेम चीज दे रखी है x-y प्लस कितना 60 बटे
ये हो जाएगा x प्लस वाई, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10। अभी देखो बहुत सिंपल है, बस आपको ना थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए x माइनस वाई, x प्लस वाई को भूल जाओ। ये मान लो ये टोटल 20x है, ये 40y है। तो देखो कैसे दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे, इक्वेशन 2 हो गई। तो देखो अगर मैं यहाँ से ये देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसे 2 से कैंसिल कर दूं तो ये ऐसी तो बच जाएगा, ये 2 दाई 20, ये 20 दूनी 40 और ये 2 हो जाएगा। अब देखो इस और इस इक्वेशन को इक्वल करने के लिए इसको 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 30, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 6। अब देखो इसमें से इसे घटा दो, लेकिन ये बड़ा है, यहाँ 70 है, तो इसमें से इसे घटाओ, मतलब इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, तो 70 माइनस 30 40 बचेगा, और 60 में 60 जाके 0 बचेगा, प्लस 0 बराबर 10 में से 6 जाके मल्टीप्लाई करके 6 था ना 6, तो देखो ये आ गया 70 में 30 जाके 40, और ये हो गया 10 में से 6 जाके 4 बचेगा। ठीक है, अभी देखो और अब लिख दो इसके नीचे क्या था, इसके नीचे x माइनस वाई था, तो 0 ही हो गया। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। देखो अगर x माइनस वाई की वैल्यू 10 आ गई तो किसी एक में पुट कर दो, मान लिया इसी में पुट कर दो जो ये वाली थी, या इसमें कर दो जिसमें अच्छा लगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो यहाँ करते ही ये हो जाएगा 10 सत्ते 70, यहाँ 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 बटे x प्लस वाई, और ये हो जाएगा 10। तो देखो ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 बटे, ये हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के बराबर, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 20। तो देखो x माइनस वाई 10 है, x प्लस वाई 20 है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15। ये मैं कैसे डायरेक्ट निकाल दी, जब भी x प्लस वाई x माइनस वाई दे रखा हो तो इन राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है उनको जोड़ के आधा कर दो, 20 10 30 आधा करोगे, x की वैल्यू 15 आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी 5। जैसे यहाँ पुट करोगे 15 में से क्या घटाना चाहिए कि 10 आए तो 5 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा उसने करंट की स्पीड पूछी है, तो ये जो x होती है ना, ये तो हमेशा बोट की होती है, ये तो होती है बोट की, और ये होती है करंट की, ये किसकी होती है, करंट की। हो गया आंसर। तो आपसे क्या हो गया, आपसे पूछे करंट की पूछे ना, तो 5 आंसर आ जाएगा। कितने को समझ में आएगा, सभी को आ गया होगा। ठीक, कुछ नहीं है। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सीजन लेवल का सवाल है, कई बार उसमें आया भी है, तो 1-2 सवाल ऐसा होता है कई बार, बट ये आप जब 1-2 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बिल्कुल बेसिक सवाल है, कुछ जवाब ये मैं बताता हूँ आपको। एक पार्टनरशिप टॉपिक करके आएगा, पार्टनरशिप रेशो में ही आते हैं इसके, कुछ नहीं ज़्यादा, 4 या 5 सवाल करोगे ना तो सब एक ही सैंपल पे है, एक ही तरीके से होते हैं, वो करना है। समझ लो इसके कैसे। देखो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है कोई भी इंसान, तो हर आदमी क्या होता है, जितना पैसा लगाएगा उतना प्रॉफिट लेगा, सबको पता है। प्रॉफिट उतना मतलब उतने ही प्रतिशत में प्रॉफिट लेगा। अभी थोड़ा बेसिक समझो, पहले समझो, सपोज 2 लोग हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ए ने कहा भाई मेरे पास 1000 रुपये, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। बी ने कहा मेरे पास भी 1000 रुपये है, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। 1 साल बाद दोनों ने जो भी कमाई हुई तो कितना पैसा देंगे, बराबर 1:1 लेंगे, मतलब बराबर पैसा लेंगे, क्योंकि दोनों ने बराबर पैसा लगाया। सपोज बी ने यहाँ 2000 रुपये लगाए होते, तो अगर ये 1000 ले रहा है, 2000 इनका रेशो निकालोगे ना तो प्रॉफिट 1:2 में कटेगा। मतलब अगर इसको 1 रुपया मिलेगा तो बी को 2 मिलना चाहिए, क्योंकि बी ने पैसा दुगना लगाया। ठीक है, तो इसमें एक चीज और आती है, किसने कितना पैसा कितने दिन के लगाया, वो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज ए ने 1 साल के लिए लगाया और बी ने लगा दिया 2 साल के लिए, तो इसका पैसा ज्यादा दिन के लिए, तो उसका प्रॉफिट भी उसी हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। तो अब इनका रेशो 1:4 हो जाएगा, यानी कि इसको 4 रुपये मिलेंगे तो इसको 1 मिलेगा। यही लॉजिक हम हर क्वेश्चन में लगाते हैं पार्टनरशिप के। अभी देखो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, जो पी है, पी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, उसने 60,000 रुपये लगाए। मैं 60,000 को 60 या पूरा लिख देता हूँ, आप नहीं कंफ्यूज कर जाओगे। 60,000 रुपये लगाए और बिजनेस शुरू करा, इसने बिजनेस शुरू करा, और उसके बाद कितने साल के लिए करा वो बाद में देखेंगे, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब क्यू ने क्या करा, 4 महीने बाद, यानी कि 60,000 इसने पी ने लगाया, क्यू ने 4 महीने बाद उससे, यानी कि पी से जितने भी साल के लिए पैसा लगा उससे 4 महीने कम के लिए पैसा लगाया, कितना 80,000 रुपये दे रखा है। अब आर को भी ने देख के वो आया कि यार बिजनेस कर लेता हूं, उसने क्या करा, क्यू के 4 महीने बाद 4 मोर मंथ्स, अगले 4 महीने बाद, लेकिन उसने पैसा कितना लगाया, 1 लाख रुपए लगाए। समझ में आया क्वेश्चन। अब ऐसा करा उन्होंने, तो बताओ उनका प्रॉफिट कितने साल बाद, 2 साल बाद। तो देखो पी के बारे में तो बोला था, शुरुआत उसने करी बिजनेस की, तो 2 साल के लिए पैसा लगाया, समझ रहे हो, 2 साल के लिए। अभी 2 साल को आप महीने में कन्वर्ट कर लो, तो 1 साल में 12, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, 24 महीने के लिए पैसा लगाया। क्यू ने उसके 4 महीने बाद, यानी कि 24 में 4 महीने घटा तो 20 महीने के लिए पैसा लगाया। अब क्यों मल्टीप्लाई करो, मैंने अभी बताया था, कौन कितने समय के लिए पैसा लगाता है वो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं कितने पैसे में, कितना पैसा लगा रहा है। अभी आर ने जो है वो 1 लाख रुपए लगाया, लेकिन क्यू के 4 महीने 4 मोर मंथ्स, यानी कि और 4 महीने लिए उसने, यानी कि इसने 8 महीने तक के बाद बिजनेस शुरू करा। तो 24 में से 8 महीने घटाओगे, इसने 16 महीने के लिए, यानी कि यह 20 में से 4 घटा लो, बात बराबर है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, अब जो है कैंसिल। सबसे पहले तो 0 हटा दो, ये फालतू दिख रही है, 1 2 3 4 0 यहाँ से चली गई, 4 0 यहाँ से चली गई, और यहाँ से 1 2 3 4 0, तो यहाँ बच गया 10 × 16, यहाँ ये बटी। अब देखो क्या क्या चीज कॉमन दिख रही है, 4 सब में आ रहा है, 4 6 24, ये हो जाएगा 4 5 20, ये हो जाएगा 4 चौक 16। अभी 2 दिख रहा है सब में, तो 2 3 6, हो जाएगा 2 चौक 8,
और ये हो जाएगा 2 पंजे 10, ठीक है। अभी फिर और 2 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये होगा 2 तिया 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये जगह 2 दूनी 4। अब शायद कुछ कॉमन नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाएगा और इनको 10 आ जाएगा। तो देखो यही इनका प्रतिशत है प्रॉफिट का, 9 10 10, यही आंसर है। मैंने क्या बताया था, कौन कितना पैसा लगा रहा है और कितने समय के लिए लगा रहा है, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करके सबका अलग अलग रेशो निकालोगे तो उनके प्रॉफिट का प्रतिशत आ जाता है। यही सेम लॉजिक आपको इसके हर तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करना है। जब इसके मैं 4 या 5 क्वेश्चन की वीडियो डालूंगा, आप उसे बार बार अच्छे से करके थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे, आप कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे इसका, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी देखो देखो इसी वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टॉपिक हम करा चुके हैं उनका मैं लिंक डाला हुआ है। आप एक बार सारी वीडियो खोल के देखना और सारे क्वेश्चन देखना, आपको समझ में आएगा कि हमने कितने इससे भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी देखो इसने बोला s + v की वैल्यू 12 दिन, मतलब s + v, कोई s और v है मिलकर 12 दिन में काम करते हैं, और जब m के साथ s मिल जाता है तो वो 16 दिन में काम करते हैं किसी काम को, और जब m के साथ v मिल जाता है तो उसी सेम काम को वो 24 दिन में करते हैं। तो बताइए क्या पूछा, s + v + m मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये सवाल है। तो ऐसे हमने सवाल कर नहीं रखे हैं क्या, देखना वहाँ पे। तो देखो यार साफ साफ दिख रहा है 12 16 24 को हमेशा एलसीएम लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं करा दूंगा, एक वीडियो डाल दूंगा एलसीएम एचसीएफ पे भी, ठीक है। लेकिन आपको ये निकालने आना चाहिए, अगर ये भी नहीं आता फिर कंपटीशन तैयारी करना छोड़ दो, वो सिंपल सी बात है। तो 12 16 का 24 का साफ साफ दिख रहा है, जो बड़ा नंबर है उसके मल्टीपल चेक कर लो। 24 कम 24, क्या 24 इनसे कट रहा है, दोनों से नहीं कट रहा। 24 दूनी 48, 48 कट रहा है, हाँ 16 48, 12 चौक 48, तो ये 48, ये सिंपल नंबर था इसलिए मैंने यहाँ सीधा सीधा लिख लिया। तो देखो ये 48 हमारा होगा टोटल काम हो गया, और ये 12 दिन में करता है, तो 12 यानी कि एक दिन में इसने कितना 12 चौक 48 4 काम करा होगा भाई। टोटल काम ये 12 दिन में करता है, 12 चौक 48 कैसे आया है ये सब चीजें, इसका पूरा डिटेल्ड मैं यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डालूंगा। तो सभी वो 2 वीडियो जो मैंने डाली है टाइम एंड वर्क की, वो पूरी चेक करना, आपको खुद समझ में आएगा कि मैं ये कैसे कर रहा हूँ, तो पूरा डिटेल में, ठीक है। 16 3 48, अब यहाँ में ज्यादा समय नहीं खराब करूंगा, 24 दूनी 48। अभी समझो ये s + v, s कितनी बार आ रहा है 1 2, v कितनी बार आ रहा है 1 2, m कितनी बार आ रहा है 1 2, तो दुगना क्या दे रखा है, दुगना s + v + m मिलके कितना एफिशिएंसी ले रहे हैं, मतलब कितना काम पर डे कर पा रहे हैं, 4 3 7 2 9। लेकिन अगर सिंगल s v और m की हम एफिशिएंसी निकालें तो आ जाएगी 4.5, आगे समझ में 4.5। अभी बस आपके पास एफिशिएंसी है, टोटल काम है, तो उनका डेज निकल के आ जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला देखना मैंने वहां लिखवा रखा है, मैं क्यों यहाँ पे 48/4.5 कर रहा हूँ, ये वीडियो में देखना पता लगेगा। तो पॉइंट से 0 हटा दो यहाँ पे, तो आप इसे डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 9 45, 5 9 45, 5 6 30, होगा 3 3 9, 3 3 9, 3 2 9, तो 32/3 दिन में काम हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो भाई ये था आपका पेपर दिल्ली पुलिस का जो लास्ट टाइम आया था, ठीक है। तो पेपर इसी तरीके से आते हैं भाई, और सिंपल वाले आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं आपको प्रॉपर वीडियोस डालूंगा उसकी आप उनको कई बार देखो और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करो, वही डायरेक्ट सब क्वेश्चन आने हैं, डेटा खाली चेंज होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, गुड लक।